इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 इतिहास। बुक का नाम है हमारा अतीत। तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ना है आज, ग्रामीण क्षेत्रीय पर शासन चलाना। किस तरह अंग्रेज ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना शासन चलाए थे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ये चित्र देखो, ये रॉबर्ट क्लाइव बिहार और ओडिशा का दीवानी ले रहा है, ठीक है, ग्रहण कर रहा है। अब ये कौन बादशाह है? उस समय अंतिम मुगल बादशाह एक ही थे, बहादुर शाह जफर। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। और ये जितना भी जो भी दिया गया इसको दीवानी, जहां का भी बंगाल का दिया गया, तो ये थोड़े से हिंदुस्तानी और थोड़े से अंग्रेज के बीच में ही, वह भी अंग्रेजों के तंबू में ही दिया गया होगा, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। और ये दीवानी किस दिन दी गई? 12 अगस्त 1765 को। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है, मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करके दिया गया है, वैसा लग रहा है। चित्र में देखो, यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी, और बंगाल जैसे प्रसिद्ध राज्य का दीवानी मिल जाना समझो कि बहुत बड़ा उस सब के लिए जश्न भरा था। बहुत बड़ी घटना थी हिंदुस्तान के लिए वो, कि अंग्रेजों को नियुक्त कर दिया गया बंगाल का दीवान। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुखिया शासक बन गई थी, और अपने निजी क्षेत्र जितना था उसका मुखिया था वो। जिस तरह हर राज्य के मुखिया होते हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, वैसे ही वो मुखिया बन गया। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसे कंपनी के बढ़ते खर्चे को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। और जो भी कंपनी का खर्चा होता था हमारे हिंदुस्तान के लोग ही चुकाते थे। आज अमेरिका, जो भी बाहर की कंट्री है, जितने भी सुप्रसिद्ध कंट्री है, वो है तो हमारे टुकड़ों पर पला हुआ है। जितना खा रहा है सब, वो सब हम लोग का देन है, हम लोग से लूट कर लेकर गया है सब। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे, और जो उसकी जरूरत थी अगर वो खरीदे बेचेगा नहीं तो अपना व्यापार कैसे चलाएगा? तो वो व्यापार के रास्ते से ही आया था सब, इसलिए व्यापार उस सब का बना रहा, व्यापार को बंद नहीं किया। दीवानी मिल जाने के बाद भी व्यापार चालू रहा। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। और जो छोटे छोटे अपने रियासत, मतलब अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने जमींदारी में जो बहुत सम्मान वाले और ताकतवर लोग हुआ करते थे, उनको तो खत्म कर नहीं सकते थे, इसलिए उसको भी नियंत्रण करके रखना पड़ता था इन लोगों को। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाएं,
लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फैसलों की खेती कैसे कराई, और जो उनका मन किया उसका खेती करवाएं तो कैसे करवाएं। कंपनी की आमदनी। कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और असूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचाती रहती थी। मतलब उसका कोई लिमिट नहीं था कि हमको साल में इतना चाहिए, चाहे उतना चाहिए, चाहे इतना चाहिए। उसको जितना मन चाहिए उतना चाहिए। कोई एक सीमा तय नहीं किया था सर, जितना मन उतना दो भाई। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे, और वो सब सोचता था कि ज्यादा से ज्यादा हमके कर मिले, कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इस कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। मतलब सामान के बदले सोने चांदी ही दिया जाता था। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए खर्चे खरीदी जा सकती थी। मतलब निर्यात के लिए जो चीज होता था उसको खरीद सकते थे, क्योंकि खर्चे का तो टेंशन ही नहीं, क्योंकि सारा खर्चा बंगाल से निकल जाता था। बंगाल बहुत सुप्रसिद्ध था उस समय, क्योंकि व्यापार बहुत ज्यादा था ना, बंगाल बहुत बड़ा था। चित्र 2। बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक घाट। यह साप्ताहिक घाट है, देखो उसके नीचे है, ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। देखो किस तरह लोग बाजार लगा कर बैठे हैं। वैसे ही है जैसे आज के बाजार हैं, ज्यादा कुछ बदला नहीं है, लेकिन लोग बदल गए हैं, पैसे की कीमत बढ़ गई है। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरदस्ती बेचना पड़ता था, जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। अब एक बार खेत में नील बो दो, साल भर तुमको खेत में कुछ बोना नहीं है, होगा ही नहीं, क्योंकि नील का जड़ बहुत नीचे तक होता था और वो मिट्टी को खराब कर देता था। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस आकलन में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई, और करीबन 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। 4 भाग कर लो, 4 भाग में से 100 लोग हैं ना, तो 100 में से 75 को छोड़ो, 25 लोग मर गए थे। उतना जनसंख्या खत्म हुआ था। ये देखो चित्र, यहाँ पर जो चित्र है ये है, किसका चित्र है, नीचे नाम पढ़ो, चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था, और रॉबर्ट क्लाइव के बाद ये चार्ल्स बन गया यहाँ का गवर्नर जनरल। खेती में सुधार, और खेती में कुछ सुधार भी किए गए। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में अस्वस्थ रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। अब जमीन में निवेश करो और खेती में सुधार लाओ,
तो ही हमारा कंपनी फले फूलेगा, इसलिए उन्हें ये जरूरी था निवेश करो और खेती में सुधार लाओ। नहीं लाएंगे तो खाएंगे क्या? यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की ये जो बंदोबस्त हुआ था, बंदोबस्त की शर्त के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को तालुकदार जो सबके बीच में होते थे, मंत्रीगण, तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्य दी गई और मान्यता दी गई थी जमींदारों के रूप में। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। किसे? तालुकदारों को। आज के ईडी वाले हैं, इनकम टैक्स है, उसी को तो तालुकदारों बोलते थे। उसकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना चाहिए, कभी भी इजाफा नहीं होना जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, मतलब एक तय सीमा इजाफा नहीं किया जाना था। एक तय सीमा तय हो गई कि इतना ही आपको देना है और इतना समय में देना है, लेकिन इससे उनकी राजस्व मिलना थोड़ा मुश्किल था। जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राजा की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। अब ये ऐसे सोचकर चल रहे थे कि जमींदार फायदे में रहेंगे तो हम भी फायदे में रहेंगे, लेकिन क्या पता जमींदार ही फायदे में नहीं है। अब फिर देखो समस्या क्या हुआ। मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी और बहुत सारे जमींदारों को, जितने भी जमींदारियों थे, मतलब जमीन था जमींदारों का, उसे कंपनी नीलाम कर दिया था, जिस तरह आज बैंक नीलाम करता है। ठीक है। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी और कंपनी को कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो तय कर चुका था कि भाई इतना ही लेंगे। लेकिन इससे भी राजस्व में वृद्धि नहीं हो सकती थी। लोग कमाएंगे, मजदूर खटेंगे, उसको पैसा मिलेगा तब ना खटेंगे। अब ज्यादा कर होगा तो ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुकाएगा कोई भी जमींदार। जब पैसे नहीं होगा, अनाजे नहीं होगा, तो चुकाएगा क्या? घेवड़ा। इसलिए बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उस समय राजस्व वसूली बहुत ज्यादा था। ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बोलना कि समझ में नहीं आया। तो थोड़ा सा मैं और मेहनत करूंगा और आपको ध्यान से पढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा और बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं था। जमीन सुधारना नहीं चाहते थे जमींदार। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीनें गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी
की उम्मीद दिखाई दे रही थी कि अब तो इससे आमदनी होगी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल करते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। और जब तक बटैया देकर लोग उस पर खेती करवाते थे, तब तक वो सुधार कराना चाहते नहीं थे। देखो बगल में लिखा है महल, ठीक है। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांवों का एक समूह होता था, ठीक है। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी, मतलब बहुत अत्याचारी वैसा दिखाई दिया, क्योंकि आमदनी होती नहीं थी, खाने को था नहीं, खटने को था नहीं, बोने को बिया नहीं था, इसलिए बहुत दिक्कत था। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। अगर कोई कर्जा नहीं चुकाता था, लगान नहीं चुकाता था, तो उसकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल उसको हटा दिया जाता था कि चल भाई अपना जमीन मुझे दे दो। एक नई व्यवस्था उससे पहले मैं दिखा दूं, आप यहां पर सर्च करोगे इंद्रजीत स्टडी पॉइंट। जैसे सर्च करोगे यहां पर खुलेगा इंद्रजीत स्टडी पॉइंट। यहां पर इसको क्लिक करो। पहले तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना और यहाँ पे आप इसको प्रेस करना, तो ये हमारा यहाँ से चैनल खुल जाएगा। प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारे हैं, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सब है जो आगे यहाँ पर है, आप खुद देख सकते हो। और ये है मेरा यहाँ से फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप जा सकते हो। और यहाँ पे आपको ईमेल है, आप यहाँ से इस मेल पर भी मैसेज कर सकते हो, इस मेल पे। और डिस्क्रिप्शंस में लिंक भी दिया गया है, उस पर भी आप जाकर चेक कर सकते हो। हर डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया गया है। यहाँ पर भी देख लेता हूँ, यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन आप जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शंस में देखोगे मेल है और नंबर है, उस पर आप इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में संपर्क कर सकते हो, ठीक है। एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वो अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी, क्योंकि लोग के पास देने के लिए तो था नहीं, देंगे क्या। अब ये देखो चित्र 4 में मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो, ये टॉमस मुनरो है। ये अभी पहले मद्रास, अभी चेन्नई का गवर्नर था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिससे 1822 में लागू किया गया। कमेंची को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव के महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था और उसको बचाए रखना चाहिए, जो वहां गांवों के महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। उसके आदेश पर कलेक्टर ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेती को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह को पहले बोलते थे मोहल्ला, ग्राम समूह से वसूली होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि
उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसके कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो कोई भी पूछेगा महालवाड़ी बंदोबस्त क्या है, तो उसमें आप यही लिखोगे कि कलेक्टर को भेजा गया गवर्नर के आदेश पे कि जाओ गांव गांव आप नपवाओ, जमीन नपवाओ, गांव का दौरा करो और वहां के राजस्व वसूली के बारे में आप संशोधन के गुंजाइश की तरह एक नियम बनाओ, जिसको महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया जाना था। और इस सब का आपको नोट्स भी चाहिए कमेंट करो, नोट्स भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं नोट्स पे लाने वाला हूं। हर चैप्टर का नोट्स आएगा, डोंट वरी। मुनरो व्यवस्था। अब मुनरो व्यवस्था कौन था उसके बारे में जान लेते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर, उस समय कैप्टन अलेक्जेंडर थे, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों दोबारा कब्जे में लिए गए। कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया गया। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। पूरे भारत पे, कहां पर? दक्षिण भारत में लागू की गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त कराना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। और पश्चिम में कोई जमींदार, कोई मालिक नहीं हुआ करता था। जो भी उधर के लोग होते थे वही वहां के मालिक बन जाते थे, वही उसके मालिक रहते थे, दूसरा कोई नहीं रहता था। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। जिस तरह पिता अपने बच्चों की सेवा और रक्षा करता है, वैसे ही मुनरो को लगता था कि अंग्रेजों को पिता के भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था, कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्या दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था, बहुत ज्यादा कर तय कर दिया गया था, टैक्स। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गया था। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि आप राजस्व को कम कर दो ना, और जो तुम हिंदुस्तान के पैसे से कर रहे हो, कुछ ब्रिटिश सरकार का भी पैसा मंगा लो ब्रिटेन से मंगा लेगा तो तुम्हारा भी नहीं चले, तुम्हारा भी काम चल जाएगा, इन लोग का भी चल जाएगा। लेकिन सब चाहते थे कि हिंदुस्तान से ही ले, इसलिए किसानों को बहुत दिक्कत हुआ। कुछ सालों तक, क्या जितने साल थे उतना साल तक बहुत दिक्कत दी है हिंदुस्तान को। गए भी तो बहुत कुछ, लूटे तो बहुत कुछ देकर भी गए हैं। यूरोप के लिए फैसले। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके के न केवल राजस्व प्रदान कर सकते थे, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती थी। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने
अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, उधर हैदराबाद में चावल बहुत ज्यादा होता है। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक प्रसिद्ध पद्धति को अच्छी तरह समझें। अब चलिए देखते हैं कौन से पद्धति के अनुसार कौन सा तरीका लगाकर ये बनाया गया था। एक कलमकारी छाप 20वीं सदी भारत, ये है मॉरिस कॉटन छाप 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड। ये सब पहले का फोटो है जो कपड़े पर बनाया जाता था, कपड़े पर उतारते थे। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? क्या रंग का भी कोई इतिहास है? पलासी का युद्ध हो गया रंग के चलते, तो रंग का इतिहास तो बहुत बड़ा है। चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई है। बाईं तरफ चित्र 5 और तस्वीर में भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग हैं और दोनों में ही नील का रंग का इस्तेमाल किया गया है। और नील का रंग उस समय, नील की खेती तो बहुत ज्यादा होती थी। नील, कपास, खैनी, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, इस सब का तो एकदम खेती बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में होता था। हम छोटे छोटे थे तो उस समय भी खैनी, तंबाकू, नील उस सब बोया जाता था हिंदुस्तान में, क्योंकि उसकी खपत बहुत ज्यादा थी उस समय। पहले, आज हम लोग उजाला नील इस्तेमाल करते हैं ना, उजाला नील। पहले पाउडर आता था, पाउडर को घोरो और तब उससे कपड़ा रंगो। पहले चूना से दीवार रंग आता था, आज तो हम लोग के पास बिरला व्हाइट, कौन कौन पेंट आ गया है। उसके बाद से एशियल पेंट है, प्लास्टिक पेंट है, पुट्टी है। पहले नहीं था ना वैसा, पहले चूनी लगाया जाता था। चूना को पानी में डालोगे तो लगता था डबकने, जिस तरह चावल डबकता है ना उस तरह डबकेगा। रात भर उसको डबकने देंगे और उसमें थोड़ा सा नील डालेंगे, पाउडर वाला नील चाल कर, फिर उसको मिलाएंगे 10 मिनट और तब उसके लेकर दीवार को पेंट किया जाता था। और उसमें जैसे सटोगे तुम्हारा पूरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो इस तरह पहले का सिस्टम था। अभी तो आप लोग के घर में एकदम बिरला व्हाइट मारा हुआ है, बिरला व्हाइट के ऊपर से एशियल पेंट मारा गया है, प्लास्टिक पेंट होगा, इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? अब यह भी जानोगे, जरूर जानोगे, नीचे दिया गया है। देखो, रंग जो था बहुत महत्वपूर्ण इकाई था उस समय, क्योंकि रंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा व्यापार था, सबसे बड़ा स्रोत था जो हिंदुस्तान था, भारत था अपना। भारतीय नील की मांग, भारतीय नील की मांग, ये हमारा कितना नंबर टॉपिक है? पहले का।
दूसरा टॉपिक है, दूसरा नंबर टॉपिक है ये। नील का पौधा मुख्य रूप से, ये देखो, उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही लगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। और जितना ब्रिटेन, फ्रांस, इटली के कपड़ा उत्पादक थे वो भारतीय नील का ही मतलब इस्तेमाल करते थे, दूसरा नहीं कर पाते थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंच जाती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों, वहां के उत्पादक जितना भी थे, उत्पादक को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में, मतलब ठंडा क्षेत्र में, और ये नील वगैरह उस मतलब गर्मी वाले क्षेत्र में उगते थे, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा लगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। और जो भी बोर्ड के पौधा बोते थे, जो भी कैसी का पौधा, बोर्ड का पौधा, वो ये चाहते थे वहां पर जो भी सरकार था दबाव डालेगी नील के खेती पर, नील आयात पर पाबंदी लगा दिया जाए कि नील हिंदुस्तान से चाहे कहीं से भी आकर हमारे ब्रिटेन में ना आए, फ्रांस में ना आए। तो इस पर पाबंदी लगाने की बात चली, लेकिन पाबंदी कैसे लगा दीजिएगा भाई, आपका भी तो रोजी रोटी चल रहा है इसी से। बागान का मतलब होता है एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। बहुत सारा खेत जहां है उसको बागान बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा पक्का। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील ही पसंद करते थे। जो भी कपड़े को रंगने वाले होते थे उन्हें तो नील ही पसंद आता था। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया और 17वीं सदी में वहां के यूरोपीय उत्पादक, जो कपड़ा उत्पादक थे, वो सरकार को बोले कि ढील दो भाई, कि हमको नील चाहिए। कैरिबियाई द्वीप, और वहां पर ही कैरिबियाई द्वीप है, समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। यहां से फिर देखो, ये जरूरी है, ये आपको कहीं एग्जाम में पूछ भी सकता है। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनी लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई, और भारतीय नील की तो मांग और बढ़ गई। अब तो वहां के लोगों की हालत खराब। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। जब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी
तब नील की मांग बढ़ी। उसी दौरान वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज का नाम तो अभी आप खुद ही जानते हो, और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति उनके कारणों से अनेकों कारण से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच, 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज रंगने वाला अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहां से मिल सकता है, और सब सोच रहे थे कि यह नील कहां से मिल सकता है। सबसे ज्यादा नील का मांग हुआ 1783 से लेकर 1789 तक। और हमारा अगला टॉपिक है भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। इसको पढ़ेंगे हम अगले भाग में। तब तक अपना ख्याल रखना, खेल कूद में ज्यादा ध्यान रखना, अपना चोट ना लग पाए। फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।